स्वागत है आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और समीर चौगांवकर जी हैं। कहां तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जी एक एक विधायक को तरस रहे थे, लेकिन ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कुछ ऐसा ही हो गया उनके साथ, और वो भी ऐसे वक्त में जब उन्होंने बड़ी जुगत से एक एक विधायक का जुगाड़ किया था अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन अब उन्हें 30 और विधायक एक मुश्त मिल गए, क्योंकि एआईएडीएमके में पड़ गई है फूट, एआईएडीएमके गई है टूट। वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम एआईएडीएमके के, उन्होंने अपना 30 विधायकों का एक गुट अलग कर दिया और उससे विजय को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 30 विधायक इस गुट में हैं, और यह संख्या अगर वाकई सही है तो अब तो विजय के पास 150 विधायक हो जाएंगे, जबकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 118। अभी उनके पास 120 विधायकों का समर्थन है। कल उनको विधानसभा में बहुमत साबित करना है, मतलब अगर एक आध की अंतरात्मा गवाही ना भी दे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल, बीसीके ये समर्थन उनको पहले ही दे रहे थे, जिससे संख्या बल की टेंशन उनको वैसे नहीं थी। लेकिन अब तो 30 और विधायकों के सपोर्ट करने का प्रस्ताव आ गया है, जिससे साफ है कि विधानसभा में कल टीवीके की विजय पक्की है। अब कौन लोग, किन लोगों का समर्थन नहीं है विजय को, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। कौन लोग विजय को समर्थन नहीं दे रहे? एक डीएमके और एक भारतीय जनता पार्टी, इनके अलावा सबने दे दिया समर्थन। सारी पार्टियों ने उनको समर्थन दे दिया है। कमाल की बात हुई है ये। लेकिन एआईएडीएमके में टूट की खबरें कल ही नहीं आई या आज ही नहीं आई, जब ये उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपने नेता से के खिलाफ हम जा रहे हैं। ये तो जिस दिन नतीजा आया था उस दिन से ही चर्चाएं थी। एक दो रोज पहले इनको एक रिजॉर्ट में भी भेज दिया गया था पुडुचेरी में, फिर वहां से इनको वापस बुलाया गया विधायकों को, ये जो उनके गुट वाले जो हैं। और उनकी अपने नेता से अनबन चल ही रही थी, क्योंकि 10-5 साल से बाहर हैं सत्ता से, और एआईएडीएमके को लगता है कि भाई अब विधायकों को कुछ चाहिए तो सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, तो अब जिसकी बनी है उसी के पास चले जाओ। कम से कम डीएमके तो नहीं आया ना, कोई तीसरा प्लेयर आया। कांग्रेस ने भी क्यों ज्वाइन किया? इसीलिए किया कि जा सकते हैं। एआईएडीएमके को समर्थन कांग्रेस थोड़ी देती, लेकिन विजय है, तीसरा प्लेयर है, जा सकते हैं, कोई दाग भी नहीं है उनके ऊपर। तो ये अब एआईएडीएमके के लोगों ने सोचा है। लेकिन एआईएडीएमके की प्रॉब्लम इससे बड़ी है। एक तो वो एनडीए से बाहर हो गए, एनडीए से बाहर होने का फैसला कर लिया, और अगर उनके पास वाकई 30 विधायक हैं तो वो अब तो पार्टी उनके कंट्रोल में आ गई। जो ईपीएस है ना सर, पलनीस्वामी जी जो चलाते हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है पार्टी के, उनके खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। और तो और विधानसभा में जब अब विधायकों की शपथ हुई तो ये 30 विधायक बाकियों से अलग बैठे। ये 30 एक तरफ है, दूसरी तरफ 17 है, 47 जीत के आए हैं, तो ये अलग बैठे। और अब इन्होंने उस वक्त भी मांग की थी प्रोटेम स्पीकर से कि भाई हम अपने बाकी लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे। तो एक एनडीए में भी टूट है, वो भी एक बड़ी खबर है। तो षणमुगम साहब जो इस गुट के नेता हैं, उन्होंने क्या बातें कही ये आप सुन लीजिए विजय को समर्थन देने से पहले। We accept the people mandate. The people mandate is for not for TVK. The mandate is for Chief Minister Vijay. That is foremost important. That we have to understand that. So we respect people mandate. So to respect the people mandate, we wholeheartedly congratulate. First of all, we congratulate Chief Minister Thiru Vijay, and wholeheartedly we as a AIADMK party and AIADMK legislative party support and extend our support to the TVK government headed by Chief Minister. अब वो कह रहे थे मैंडेट जो है वो टीवी के पार्टी के लिए नहीं है, वो एक नेता के लिए, एक आदमी के लिए है, उसका नाम है विजय। विजय साहब से एक दरखास्त है हमारी, अगर वो सुनते हो हमारा प्रोग्राम, इनमें से किसी को मंत्री मत बनाइएगा, तब पता चलेगा कि ये कितना मैंडेट का सम्मान करने के लिए वहां पर गए हैं। किसी को मंत्री ना बनाइए, अपने लोगों को मंत्री बनाइएगा। ना कांग्रेस के बनाइए, ना वीसी के बनाइए, ना लेफ्ट वाले बनाइए, ना एआईएडीएमके वाले बनाइए। फिर इनमें से कितने लोग जो हैं वहां मैंडेट का सम्मान करने के लिए खड़े रहेंगे, फिर ये तभी तो पता चलेगा। सरकार ना चले, बड़ी मुश्किल। इतनी बड़ी बातें करते हैं 3 बार 4 बार। अरे तुम 5 साल सत्ता से बाहर हो, तुमको मलाई चाहिए और कोई बात नहीं है। अरे भाई तो वही तो है ना, वरना तो सत्ता हर किसी को वही चाहिए होता है। इसको लेकर इतना ज्यादा क्यों नाराज होना भाई? कांग्रेस पार्टी अभी तो डीएमके के साथ थी, लपक के राहुल गांधी 5 सीट वाली पार्टी, और ऐसे बैठे थे कुर्सी पर, लग रहा था वही तमिलनाडु चला रहे हैं। तो मतलब इसमें तो मुझे लगता है कि कोई और, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सत्ता के अलावा उनका कोई और अभीष्ट नहीं है, ये पक्के तौर पर समझना होगा।
हाँ, इनकी ये बात सुनते हुए गुस्सा आता है, उसकी प्रतिक्रिया जरूरी है। लेकिन बाकी देखिए, सरकार जो भी बना रहा है वो मतलब उसी तरह से तो जा रहा है अंत में, वरना सोचिए कि अभी ये इन्होंने अपने, मैं वही देख रहा था तुरंत ही कि अपने ज्योतिषी को भी सलाहकार बना लिया है सरकारी। किसको? विजय जी ने। किसको बना लिया है? उनके ज्योतिषी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी हैं। वो ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने किसी को भी बनाया, एडवाइजर नहीं किसी को बना सकते। कोई आपको बता के, अब आपको बता के सलाह लेंगे, वैसे घर में लेते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सीईओ को बना सकता है। नहीं, अब पहले सर इसमें खबर एक तो ये कि एनडीए टूट गया, नहीं अब एआईएडीएमके पार्टी हो गई है, षणमुगम साहब और एक दूसरे नेता हैं वेलुमणि इनके पास। तो अब पूरी एआईएडीएमके इनके पास है या इसमें भी वो 2/3 है कि नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। 47 में से 32 हो गए ना, इसलिए वो नंबर, वो तो हमसे ज्यादा समझदार है ना, उन्होंने नंबर उतना करके तो ये अब एआईएडीएमके इनकी वाली है, अब इनकी वाली है जो, और उन्होंने इसलिए फैसला किया क्योंकि यदि फिर सरकार में नहीं रहते एआईएडीएमके आधिकारिक रूप से तो शायद वो पार्टी खत्म हो जाती। विधायक, लेकिन 2/3 विधायक आपके पास है ना। पार्टी अगर आपको चाहिए तो आपको संगठन में भी पार्टी 2/3 आपके अलग पास बात है, चाहिए, अभी आपको जिलाध्यक्ष चाहिए, विधायक दल की संगठन बात कर चाहिए, रहे हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपके पास। लेजिस्लेटिव अभी पार्टी इनके पास की बात विधायक आए हुए, इन्होंने कहा पार्टी को हमें अलग से बिठाइए। वो शिवसेना वाला मामला नहीं है कि पार्टी भी ले गए थे, पार्टी नहीं, वो केवल पार्टी लेकर लेजिस्लेटिव चले पार्टी की गए, बात उसमें है। लेकिन सांसद आप भी टूट गए थे ना, इंटरेस्टिंग सांसद चले गए थे, संगठन पूरा चला गया था, Politics इसलिए वो दे दिया देखिए ना गया आप कैसी हो था। रही है यही शरद तमिलनाडु पवार में। के साथ हुआ था, अजित पवार सब लेके चले गए थे, संगठन और विधायक लेके चले गए थे, इसलिए एनसीपी अजित पवार को मिल गई थी। यहाँ अभी सिर्फ 30 विधायक चले गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन 30 विधायकों के साथ पार्टी का संगठन का भी बड़ा धड़ा इनके पास मौजूद है। क्या ये पार्टी का अधिवेशन बुलाने की मांग करते हैं, वहां ही अपने धड़े को वो चलिए वो टेक्निकल बातें अभी तो, कि वो टेक्निकल बातें एआईएडीएमके किसके लेकिन पास ये है, उसका वेलुमणि नेता वही है जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव के समय किया था, तब इन्होंने बहुत लानत मानत की थी। अच्छा, एक खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे। इन्होंने कहा था जाने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारी पार्टी को अपनी दम पे रखिए, लेकिन उस समय उनको सुनी नहीं गई थी और वो इंतजार शायद कर रहे थे पार्टी हारने का। और हारने के बाद ऐसे सारे लोग जो नहीं चाहते थे कि एनडीए का हिस्सा बने, वो चाहते थे कि अपनी पार्टी अपनी दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी है इसके घोर विरोधी है वेलुमणि हिंदुत्व की बात को लेकर। तो ये वही नेता है जिन्होंने 3 भाषा के, मैं समझना चाह रहा हूं आपका, मतलब इन लोगों का रिएक्शन, ये विजय जीत गए केवल उसके बाद नहीं आया, बीजेपी से नाराजगी भी थी। बीजेपी से ही नाराज थी ये पहले से, नाराजगी तो लेकिन पहले जब सरकार नहीं बनी, अब इनको लगा सत्ता मिलना नहीं है, पार्टी बहुत बुरी तरह से तीसरे नंबर पर चली गई है, तो उन्होंने कहा कि अब ये मौका है कि अपन विजय के साथ चले जाओ, कम से कम आप सत्ता में हिस्सेदारी देखिए मिल जाएगी। एआईएडीएमके में टूट कितनी बार हो चुकी है। पहले ईपीएस थे, पहले ओपीएस थे शायद, वहाँ ओपीएस थे, ओपीएस अलग हो गए, ओपीएस उधर चले डीएमके में, गए, ओपीएस के बाद ईपीएस आए, ईपीएस के बाद अब षणमुगम जी और जयललिता के वक्त में भी तो सोचिए सर, ये तो अभी नई बात है आपका। शशिकला भी तो गई। आप कुछ कह रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग राजनीति हो रही क्या? मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग राजनीति आप सोचो ना, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी जिसे ही कहते हैं ना, कि डीएमके का एक गठबंधन है जिसमें कांग्रेस थी, वो कांग्रेस डीएमके को छोड़कर विजय के साथ आ गई। इधर एआईडीएमके जो दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वो एआईडीएमके बीजेपी के साथ ही वो बीजेपी को छोड़कर वहां चली गई। और एआईडीएमके के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक फैसला, नहीं तो वो पार्टी और वैसे ही खत्म हो जाती है। अभी तो टूट रही है, वो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती, इसलिए हो रहा है। और जो एआईएडीएमके है वो तो बनी डीएमके से टूट के थी, तो उसके तो बेसिक डीएनए में अच्छा, लेकिन आज ओपीएस को क्या उन्होंने यही कहा कि हम तो नहीं, अच्छा इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रह गई थी, क्योंकि षणमुगम साहब ने एक और बात कही, आपने सुना होगा, बीच में हमने भी आपको ये चर्चा की थी यहाँ पे कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने के बारे में भी चर्चाएं वो भी चर्चा चल रही थी। उसमें उससे भी इनकी नाराजगी थी, क्योंकि वो फैसला पलनीस्वामी का था और उधर स्टालिन साहब, उनके घर में फूट थी, पार्टी बनी घर में, उनका बेटा, उनकी पत्नी, बेटा बता रहा हूं सर, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका दामाद, वो चाहते थे कि एआईएडीएमके का मुख्यमंत्री बना दो, हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। और लेकिन स्टालिन इसके सख्त खिलाफ थे, स्टालिन बिल्कुल नहीं चाहते थे। और स्टालिन के साथ साथ वो आपने कनिमोजी उनकी जो बहन है, उनकी जो, ये सख्त खिलाफ थे और वो बड़ा अच्छा फैसला साबित हुआ उनका। नहीं तो ऐसी पार्टी जैसी यहाँ टूटी है, वहां पता नहीं क्या हो जाता। इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो चला रहे हैं जब विजय जो, और ये भी नहीं अच्छी बात है ना, विजय घर में लीडर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के घर गए हैं, विजय मुख्यमंत्री हैं, इनके घर गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद डीएमके वालों से मिले जाकर के, और वो भी गले लगे। उदयनिधि ने भी, स्टालिन ने भी गले लगाया, स्टालिन ने भी गले लगाया इनको। एक और बड़ी मजेदार तस्वीर है, वो भी आई नहीं है, वो अभी है नहीं, मैं आपको दिखाता। इनके घर में काम करने वाली महिलाएं स्टालिन के घर में, तो अब वो वहां तो फिल्म स्टार को देख करके तो लोग मतलब दीवाने हो जाते हैं। तो वो आई, उनसे अपनी खुशी समझ ले रही थी विजय को देख करके। सबने, स्टालिन वगैरह उनको बुलाया, आओ आओ मिल लो, तुम बहुत कह रही थी मिलना है। और वो जाती हैं और वो जैसे हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं शादी ब्याह के मौके पर, ऐसे क्या नजर उतारते हैं, ऐसे। तो वो उन्होंने ऐसे विजय की नजर उतारी, विजय ने पलट के उनकी नजर उतार ली।
लेकिन एक बात है, तमिलनाडु में चुनाव में है ना नैतिक जीत हुई है विजय की, इसलिए वो लोग मिल गए। हाँ, बंगाल में लेकिन आप ममता जी की दूसरी बात नैतिक बताता जीत हूं नहीं हुई मुझे। थी। कल शाम के प्रोग्राम में हमारे एक सेफोलॉजिस्ट है अमिताभ तिवारी आए हुए थे। उनका दावा यह है कि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वाले थोड़ा और फोकस्ड होते तमिलनाडु में, क्योंकि उनका फोकस पश्चिम बंगाल था, तो तमिलनाडु के नतीजे कुछ और हो सकते थे। एआईएडीएमके और बीजेपी कुछ बेहतर कर सकती थी, शायद नंबर 1 अलायंस बन जाते, उनका कहना था। क्यों? उन्होंने वजह बताई कि हिंदुत्व का एक अंडर करंट हमने तमिलनाडु में भी देखा, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन वो एक अंडर करंट था। आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे तो ऐसे कहीं से पढ़ने से तो कहीं से नहीं रहा, हम जा कर के आए नहीं थे, लेकिन बातचीत में ऐसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ती, अकेले दम पर काम करती, तो शायद इससे बेहतर परफॉर्म करती वहाँ पर जा कर के। दूसरी बात, बंगाल के अंदर भी ऐसा लगता था कि बार बार हम लोग इसी कहानी कुर्सी में, और कई बार दूसरे चैनल पर भी जो सेफोलॉजिस्ट कहते थे यहीं पर कहानी कुर्सी में भी अमिताभ जी होते थे तो कहते थे वहाँ का मिजाज अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, महिलाएं दूसरे तरीके से सोचती हैं वहाँ की, और तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। हम सब कहते थे कि भाई अलग कुछ नहीं है, और वहाँ भी एक हिंदुत्व का अंडर करंट है और चलेगा। और अब लग रहा है कि वहाँ तो खुल कर के हिंदुत्व का अंडर करंट काम कर रहा था वहाँ पर। जी। एक वरिष्ठ प्रचारक मिले जो उन्होंने कहा कि रामनवमी पर 5 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी कि 4 जगह से आ रहा है, चारों कोनों पे एक जगह जब इकट्ठा हो रहे तो वहाँ पर 4.5 लाख और 5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जा रही हो, पूरा मैदान लबालब हो, और कान में धीरे से लोग कहते थे कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। क्या यही बात तमिलनाडु की राजनीति में है? तो अभी तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिस प्रकार से अन्ना मलाई की सभाओं में भीड़ होते थे, जिस प्रकार से लोग रैली आकर के उसको लोग सुनने के लिए आते थे, उससे लगता था कि द्रविड़ पॉलिटिक्स को चैलेंज करना बहुत लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि ये 1948-47 का दिन द्रविड़ पॉलिटिक्स को उस सेंस में तो दोनों ही पार्टियों की हार हुई, डीएमके और एआईडीएमके को, वो काम तो कर दिया विजय ने। दूसरा उनका जो जिन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने 2 बातें बताई। उन्होंने कहा सनातन को लगातार गाली देने का जो काम हुए, इससे बहुत नाराजगी थी लोगों में। उनको एक व्हीकल चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी नहीं मिली, एआईएडीएमके उस रूप में नहीं मिली। और दूसरा जो दीपम कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो एक पर्वत पर दीपक जलाने का मामला है और एक मजार थी, उसकी वजह से वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का फैसला कर दिया था, जिन्होंने दीपक जलाने की अनुमति दी थी, उसके खिलाफ डीएमके गवर्नमेंट ने। उनका इन सबका एक रिएक्शन था वहां पे बड़ा। नहीं, बिल्कुल रिएक्शन था, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतिक गलतियां की। अन्ना मलाई को आगे बढ़ाया, फिर पीछे ले गए। ओपीएस और ईपीएस दोनों नेता नहीं थे, दो के दोनों जयललिता के नीचे थे। एक तरह से कहें कि वो उनको अवसर मिल गया, बन गया। न ओ पनीर सेल्वन में ताकत थी, ना एड्डापट्टी पलनीस्वामी में ताकत थी। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं, शायद उस वक्त उनकी जो वहाँ के लोग रहे होंगे वो फीडबैक नहीं रहे, वरना जयललिता की विरासत शशिकला के पास थी। जयललिता की विरासत कभी इन दोनों के पास थी नहीं, ये दोनों नेता कभी बन ही नहीं पाए थे। लेकिन चूंकि उस तरह से वो किनारे हो गई थी, तो एक तो ये बड़ी गलती थी। दूसरा, जब आप किसी राजनीति में जाते हैं तो आपको उतना लाउड होना पड़ता है। दीपम कंट्रोवर्सी का मसला हो, सेंगोल का मसला हो, वो सब लगा जैसे फिजल आउट हो गया, मतलब एकदम उस पर बात ही नहीं हुई। और एक बात और, जिस सनातन पर ही बात हो रही है, अभी उदयनिधि स्टालिन में विधानसभा में कहा है कि सनातन को पूरी तरह से उसका नाश हो जाना चाहिए। और विजय जो हम कल फिर बोला, जिसको यह अभी बोला, विधानसभा में बोला है, ताजा उनका बयान है, आज का ही बयान है। और विजय उस वक्त नॉड कर रहे थे। ये भी तमिलनाडु के लोगों को और देश के लोगों को जानना चाहिए। हम विजय से जो उम्मीद कर रहे हैं, अब वो थोड़ा आगे पता चलेगा पड़ेगा, फिर इसको निकाल के कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। उदयनिधि स्टालिन ने एक बोला, लाइन में बोलूं कि इसमें जो है ना हिंदुत्व का अंडर करंट तमिलनाडु में चल रहा था, और इसको यूं भी समझिए कि 2 साल से प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी तमिल संगमम और तमिल कल्चर को लेकर कर रही थी। और उसका एक फेज ये है कि दोनों जो पार्टी है, द्रविडियन पार्टी, वो आउट हो गई इस इलेक्शन में, लेकिन उनको कोई व्हीकल नहीं मिला। कई बार ये मौका फिर 5 साल बाद मिलेगा बीजेपी को। सर, नॉर्थ इंडिया के हिंदुत्व की आप तमिलनाडु के हिंदू से तुलना नहीं कर सकते। उत्तर भारत का हिंदुत्व
और दक्षिण भारत का हिंदुत्व में बहुत फर्क है। वहां सनातन को लगातार गाली देने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है, सनातन को लगातार गाली देने वाले के हिंदू वोटर्स वहां पे कैंडिडेट जीत कर चले जाते हैं। वहां हिंदी का डर जो तमिल लोगों को रहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये हमके ऊपर हिंदी थोपेगी, तमिल ठीक है, पीछे हो फिर जाएगी, वो हिंदी उसका थोपेगी। फ्लिप साइड भी है तो उसकी। ये सर बंगाल की बात कर लें, फिर टाइम की थोड़ी सी बात। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा। 10 सेकंड में आप बोलिए। 10 सेकंड। टीवीके की पार्टी की नेता हिंदी में बोलती है, कहती है इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि पूरे देश को बताना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तमिलनाडु के जितने मंदिर हैं उन सारे मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण जाते हैं? नहीं, जिन ओबीसी और जिन द्रविड़ पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, भीड़ लगती है तो लाखों की भीड़ लगती है। चलें सर, ठीक तो सर, ऐसा नहीं कि वो फर्टाइल ग्राउंड नहीं है, फर्टाइल ग्राउंड है वो। अभी आज ये बहस एकेडमिक बहस ही है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल के बाद ही होगा। या जैसे अभी ये भी कह रहे हैं डीएमके वाले, खबरों में ये आ रहा है कि स्टालिन ने कहा है कि 6 महीने का हमने दिया है केवल सपोर्ट, 6 महीने में देखेंगे क्या कर पाते हैं विजय, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में कल कई बड़े फैसले हुए हैं। बंगाल सरकार ने आते ही, जो नई सरकार ने, कई एक्शन पैक्ट फैसले किए। ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर दमदम म्यूनिसिपल कमीशन के अंदर भर्तियों के लिए पैसा लेने का आरोप लगाया गया है कि इन्होंने फ्लैट लिए, भर्तियों के बदले जमीनें ली, जैसा लालू यादव जी पर आरोप है वैसा इनके ऊपर, इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया कि 1 जून से बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होगी। ये वो योजना जिसमें हर पात्र महिलाओं को 3000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन इसमें राइडर है। जो मंत्री बनी है अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने ये बयान दिया है कि एसआईआर में जिन महिलाओं के नाम कट गए हैं उनको अन्नपूर्णा योजना का नाम नहीं मिलेगा। अपील में जो लोग बाद में ठीक होकर के आ जाएंगे उनके बारे में विचार किया जाएगा। फिलहाल पात्र महिलाओं को, या जो एसआईआर के बाद जिनके नाम कट गए उनको नहीं मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, उन्होंने सारे विधायकों को अपने ये कहा है, नो कट मनी, नो टोलाबाजी, नो सिंडिकेट। ये कल्चर पूरी तरीके से खत्म करना है हमको, क्योंकि ये काम जो है वो नीचे वाले लोग जो होते हैं पार्टी के, टीएमसी में, ये भी वही लोग करते थे। तो ये उनका, ये पार्टी को इंस्ट्रक्शन है और पुलिस को कि ये काम बिल्कुल नहीं होगा, इसी शिकायतों का आप निपटारा करेंगे, शिकायतें लेंगे। और पार्टी को ये संदेश है कि कोई पार्टी का आदमी जो है, नीचे वाले कर पाते हैं। हाँ, ऊपर वाले बड़े लेवल पर करते हैं वो, तो अब ये नहीं, इसलिए नीचे वाले कर पाते हैं। अगर शुभेंदु नीचे के लोगों को कह रहे हैं, तो अगर वो नहीं करेंगे और जो डीजीपी होगा, जो चीफ सेक्रेटरी होगा, जो डीएम होगा, वो नहीं करेगा तो नीचे कार्यकर्ता भी नहीं करेगा। ये सिंडिकेट, तोलाबाजी, क्लब, कमीशन, ये सब तब चलता है जब ऊपर वाला भ्रष्ट होता है और नीचे से शांति के साथ पैसा आता है, उसके लिए। अच्छी बात यह है कि दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने ये निर्देश दे दिए हैं। साथ में जो उनके अपने पीए चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ था, जिसमें 3 लोग पकड़ भी लिए गए हैं, उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। तो ये उनके कुछ बड़े फैसले थे। दिलीप घोष साहब जो मंत्री हैं, नंबर 2 इस सरकार में माने जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, देख लेते हैं। तो नेता मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के, मैक्सिमम सब करप्टेड है। अभी तक पुलिस की अनुमति नहीं मिलती थी, गवर्नर की अनुमति नहीं मिलती, तो इंक्वायरी नहीं हो रहा था। अभी सारे केसेस ओपन होंगे और सारी बातों की इंक्वायरी होगी, जनता जो चाहती है वही होगी। तो इन्होंने ये इशारा किया कि ममता राज में जो कुछ गड़बड़ हुई है, गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उस सब की जांच होगी। और ये एक मंत्री का सबसे पहले 10 घंटे पूछताछ हुई उस मंत्री से, और उसके बाद ईडी ने उनको करप्शन के चार्जेस में जो है वो हिरासत में ले लिया है। वैसे तो ममता जी के रहते भी एक मंत्री गए थे, वो कौन से थे, थोड़े हेल्दी से, पार्था चैटर्जी, उनके मित्र, महिला मित्र के घर फ्लैट से जो है 50 लाख रुपए, कितने उसका नोटों, करोड़ों के नोट मिले थे उनके। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब शपथ ग्रहण होती है तो जो मंत्री बनाए जाते हैं, मतलब जैसे पहले मंत्री बनाए गए शुभेंदु जी के, आज असम में भी बनाए गए, तो उनको माना जाता है कि वो सबसे पावरफुल लोग हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, और नंबर 2 के, नंबर 3 के पावरफुल लोग हैं। लेकिन शुभेंदु जी ने जो पोर्टफोलियोज दिए, वो सारे पोर्टफोलियोज इनमें से किसी को नहीं बांटे गए। इनके पास दिलीप घोष के पास शायद वो है एग्रीकल्चर है, नहीं एक है रूरल डेवलपमेंट जैसा भी है शायद। अग्निमित्रा पॉल के पास नगर निगम है, बड़ा मंत्रालय सर, नगरीय निकाय मंत्रालय। अभी तो सारे उन्हें अपने पास ही रखे हैं। हाँ, इसी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा माना जाता है। हाँ, वो अभी क्योंकि सर सिंबॉलिक थे ना, एक जो ट्राइबल बनाए उनको ट्राइबल अफेयर्स दे दिया है। हाँ, तो इस टाइप से किया। अभी तो एक महिला बनाई तो उनको बड़ा मंत्रालय दिया, अग्निमित्रा पॉल को नगर निगम मंत्रालय दिया, नगरीय निकाय मंत्रालय। अब आते हैं साहब उस खबर पर जिस पर विवाद हो गया। एक फैसला और किया शुभेंदु अधिकारी जी ने। पश्चिम बंगाल में अफसरों की नियुक्ति पर संग्राम छिड़ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक रहे सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। ये ऑब्जर्वर थे इलेक्शन कमीशन के, वो तो बन गए इनके सलाहकार। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, सीईओ इलेक्शन कमीशन के बंगाल के, मनोज अग्रवाल,
वो बन गए चीफ सेक्रेटरी। तो इस पर अब टीएमसी वाले जो हैं, जाहिर है उनको मौका मिला बोलने का। उनकी एक सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने इसको लेकर बीजेपी को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल अब बंगाल के मुख्य सचिव बनेंगे। कथित निष्पक्ष अंपायर को बंगाल में बीजेपी सरकार का शीर्ष नौकरशाह बनने का इनाम दिया जा रहा है। क्या अब भी कोई गंभीरता से मानता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष था? ये तो जब मैंने भी खबर देखी तो देखिए माथा तो ठनकेगा ही और ठनकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा अधिकारी पश्चिम बंगाल का वो चीफ सेक्रेटरी सरकार में लग जाता है, ऑब्जर्वर एडवाइजर बन जाता है। अरे आप किसी और अफसर को चुन लेते, हो सकता है बड़े काबिल अफसर हों, लेकिन क्यों ये तोहमत आपको इनवाइट किया आपने? विजय जी क्या कहना है? मुख्यमंत्री बने हैं ना उनकी वजह से, ऐसा लगता होगा उनको, तो जिसकी वजह से बने उनको इसमें क्या आपत्ति है यदि उनको ऐसा लगता है कि खराब फैसला है। और ये बल्कि मौका देता है, जैसे सागरिका जी ने मौका दिया है आपने, उनको बना सकते थे। और इमीडिएट बाद आप चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको एडवाइजर बना रहे हैं अपना मुख्यमंत्री का, तो ये और इससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं। सनातनी सरकार क्या कह रही है त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे भी वो कंफ्यूजन था। वो चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी दोनों में बड़ा फर्क होता है। चुनाव अधिकारी राज्य सरकार के कैडर का एक अधिकारी होता है जो ऐसी ही नियुक्तियां उसकी होती रहती हैं। मेरे भी मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश में सहायक चुनाव आयुक्त थे और उसके बाद दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग वही सरकार के एक विभाग के वो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये भी सेक्रेटरी तो मुझे लगता है कि ये जानकारी थोड़ी सी इनको जब आप ज्ञानेश कुमार जी और जो क्या नाम है जोशी, सहमत है? अरे भाई ब्यूरोक्रेट है ना, बंगाल काडर के ब्यूरोक्रेट हैं। फैक्ट तो पहले रख लेने दीजिए आप, मतलब आप लोग नाराज, आज आप दोनों लोग नाराज हैं, पहले विजय जी होते थे। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, ये आप नहीं होता तो आप कह सकते थे और अच्छा लगता, लेकिन अगर एक जो उनकी नजर में जो मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के मैंडेट से चुना हुआ, अगर उनको ये लग रहा है कि ये हमारा ऐसा अधिकारी है जो काम अच्छे से करता है, बंगाल बहुत विषम परिस्थितियों में था, और अगर उनको लगता है कि मनोज अग्रवाल कर सकते हैं तो करें। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ज्योतिषी को अपने विजय जी ने रख लिया, तो आप विजय जी भी और सौरभ जी दोनों लोग एक साथ बोले। ज्योतिषी ना करते तो अच्छा होता, आपने कहा ना करते तो अच्छा होता। इस तरह की चर्चा ना होने, वरना यही है भाई। अब जब आपने देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे फैसले जो थे वो इनकी कलम से हो रहे थे ना, ये बात फैक्ट है ना। तो बचना चाहिए था, आप बना लेते भाई, बाद में बना लेते किसी को। हमने ये थोड़ी कहा कि ये कोई आपने गैर संवैधानिक काम कर दिया, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट को आपने एक भूमिका में दोबारा अपनी सरकार में ला दिया, ठीक है, लेकिन बोलेगा ना ऑपोजिशन। लेकिन इतने चार्ज माहौल में ये आरोप क्यों इनवाइट कर रहे हैं चुनाव में? सर